Hey guys, welcome to our educational platform. This is your buddy Om. आज सर किस लिए याद किया? आज आपने हमें किस लिए याद कर लिया? आज हम एक टॉपिक सीख के जाने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसकी हम शुरुआत कर देते हैं। हम थोड़ा सा शुरू करते हैं, हेडिंग में से क्लियर है, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब चेंजेज, बदलाव, सब बदलाव का कारण, और ऐसा कारण जो मॉलिक्यूलर हो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम लोग मॉलिक्यूलर रीजन बताते हैं न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड को हम बेसिकली जेनेटिक्स में पढ़ाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो क्या करता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन से अगली जनरेशन, बच्चों में जाने वाले जो करैक्टर्स होते हैं, उनमें जाने वाले जितने भी करैक्टर्स हैं, जितने भी गुण हैं, उनको डिसाइड कौन करता है? न्यूक्लिक एसिड। अब हम थोड़ा न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने एक WBC सेल में। WBC सेल में उन्होंने एक ऐसे मटेरियल को देखा जो न कार्बोहाइड्रेट था, न प्रोटीन था, न लिपिड था, न स्टार्च था। उसकी नेचर बहुत ही अलग थी। तो इस कंफ्यूजन के बेसिस पर उन्होंने उस मटेरियल को नाम दे दिया न्यूक्लिन। ठीक है, उस मटेरियल पर आगे रिसर्च की थी साइंटिस्ट आल्टमान ने। आल्टमान ने उस मटेरियल पर रिसर्च के बाद एक बात निकाली, एक कंक्लूजन निकाला कि सर वो मटेरियल तो नेचर में एसिडिक था, वो मटेरियल तो नेचर में एसिडिक था। तो इस एसिडिक नेचर के बेसिस पर उन्होंने इस मटेरियल को, इस न्यूक्लियन को आगे नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने WBC सेल में एक मटेरियल को देखा और कंफ्यूजन के बेसिस पर उन्होंने उसको न्यूक्लियन नाम दे दिया। देन साइंटिस्ट आए थे आल्टमान, उन्होंने इसकी एसिडिक नेचर को बताया और न्यूक्लियन को आगे एक अच्छा नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा DNA के डिटेल की। डायग्रामेटिक पोर्शन अगले लेक्चर में बताएंगे। मोनोमर यूनिट ऑफ DNA किससे मिलकर बना होता है? मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड खुद दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, पहला न्यूक्लियोसाइड, सेकंड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो नाइट्रोजन बेसिस और पेंटोज शुगर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर मिलकर के न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन बेसिस की दो कैटेगरी बनाई, पहली प्यूरिन्स एंड सेकंड वन इज पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि जो प्यूरिन्स होते हैं वो सिंगल रिंग्ड होते हैं, वो सिंगल रिंग होते हैं। ठीक है, और जो पिरिमिडिन्स होते हैं वो डबल स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ऐसे डबल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये होते हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का बेसिक डिफरेंस। अब हम लोग बात करते हैं पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर हम लोग जानते हैं कि DNA में डीऑक्सीराइबोज एंड RNA में राइबोज। DNA में पाई जाएगी डीऑक्सीराइबोज शुगर, RNA में पाई जाएगी राइबोज शुगर। हम लोग डायग्राम से थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं कि जो ये राइबोज का डायग्राम है, हम लोगों ने ये राइबोज का डायग्राम बना दिया। राइबोज में जो सेकेंड डिग्री कार्बन है उस पर OH ग्रुप पाया जाता है, और उसी दूसरी साइड जो DNA की डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है उसमें सेकेंड डिग्री कार्बन पर OH की जगह सिर्फ H पाया जाता है। D का मतलब एब्सेंस, D का मतलब एब्सेंस। किसकी एब्सेंस? डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का एब्सेंस, यानी कि सेकेंड डिग्री कार्बन पर OH में से ऑक्सीजन का कोलैप्स कर दिया तो वो बन गया राइबोज। आई बात समझ में? देन हम लोग फॉस्फेट ग्रुप पे आते हैं। क्वेश्चन बनता है यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कि DNA के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो DNA होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसकी एसिडिक नेचर। दूसरा, वो हाईली नेगेटिव चार्ज होता है, वो हाईली नेगेटिव चार्ज होता है, जो DNA पैकेजिंग में हम लोग बताएंगे। फॉस्फेट ग्रुप इन दोनों चीज़ों के लिए रीजन होता है। पहला, इसके नेगेटिव चार्ज होने के रीजन PO4-3। दूसरा, एसिडिक नेचर। हम लोग जानते हैं कि जो हाईली चार्ज स्पीशीज जो होती है वो दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है तो वो एसिडिक कंपाउंड बनता है। तो सो PO4 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, DNA की एसिडिक नेचर और इसके हाईली नेगेटिव चार्ज होने के पीछे। अब हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड हम लोग बेसिकली दो पढ़ाते हैं, पहला DNA एंड सेकंड वन इज RNA। RNA को सर इतना थोड़ा हाईलाइट करके क्यों बताया गया है? इसको हम जानते हैं ओल्ड इज गोल्ड। सर यहाँ पे ओल्ड का रेफरेंस कैसे दिया गया? ओल्ड का यहाँ से मेरा मतलब है कि जो RNA था वो इवोल्यूशन में बनने वाला सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था। इवोल्यूशन में सबसे पहले बनने वाला जेनेटिक मटेरियल, एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RNA।
सर आरएनए सबसे पहले बन गया तो क्या डीएनए बाद में बना? बिल्कुल बाद में बना। सर पहले आरएनए क्यों बन गया? अगर आरएनए पहले बन गया था तो हमारे अंदर मेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही क्यों नहीं है? आरएनए इसलिए नहीं है क्योंकि ये मोर रिएक्टिव एंड कैटालिटिक नेचर। आरएनए बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। इसके क्रियाशील होने का रीजन दिया जाता है कि आरएनए में हम लोग जानते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है जिसकी सेकंड डिग्री कार्बन पर, यह राइबोज शुगर का डायग्राम, इसमें सेकंड डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप पाया जाता है जो कि इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। और हम जानते हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है जिसमें इस सेकंड डिग्री कार्बन पर OH की जगह सिर्फ H पाया जाता है जो कि आरएनए की तुलना में डीएनए को मोर स्टेबल बना देता है। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन इसकी रिएक्टिविटी का दिया जाता है कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और उसी दूसरी तरफ डीएनए में यूरेसिल की जगह थायमिन पाया जाता है। सर ये थायमिन और यूरेसिल होते क्या है, इसको हम आगे डिटेल से बताएंगे। अभी के लिए बता देते हैं कि जो यूरेसिल थायमिन ये क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जो कि इनकी यूनिट्स होती है। नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोज शुगर, इनसे मिलकर के क्या होता है कि डीएनए आगे बनता है, न्यूक्लिक एसिड आगे बनता है। और दूसरी तरफ हम लोग बात करें कि जो डीएनए है वो हमारे यूनिवर्स में, हमारी धरती पर जो आज की मोस्ट ऑफ द स्पीसीज होती है उसमें मिलने वाला सबसे मेन जेनेटिक मटेरियल होता है ड्यू टू स्टेबल नेचर। इसीलिए हम बोलते हैं कि आज हमारे अंदर आरएनए की बजाय डीएनए होता है क्योंकि इसकी नेचर होती है स्टेबल। अब हम लोग थोड़ा सा डीएनए का बात करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डीएनए का डिटेल बताते हैं कि जो डीएनए होता है ना वो सिंगल स्टैंड भी हो सकता है, डबल स्टैंड भी हो सकता है। सर स्टैंड का मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एक सिंगल स्टैंड के साथ, ठीक है। सिंगल स्टैंड डीएनए मिलता है 5174 में, 5174 में पाया जाता है सिंगल स्टैंड। डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, ई कोलाई और हमारे ह्यूमन के अंदर, ठीक है। सिंगल स्टैंड डीएनए का एग्जांपल हमने 5x174 दिया। सर इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? इसके अंदर होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, ये नंबर याद रखने हैं। सेकंड वन बात करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, ई कोलाई एंड ह्यूमन में। बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं 58502 बेस पेयर्स, ई कोलाई में मिलते हैं 4 × 10⁻⁶ बेस पेयर्स, और वहीं हम ह्यूमन की बात करते हैं तो उसमें पाए जाते हैं 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स। हम लोग एक एन सेल की बात करते हैं, ह्यूमन की एन सेल की बात करते हैं, उसमें 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्स में कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन बनता है तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे। जो डीएनए होता है उसकी कॉइलिंग के बेसिस पर, डीएनए की कॉइलिंग के बेसिस पर इसको दो टाइप से डिवाइड किया जाता है। पहला होता है राइट हैंडेड डीएनए, पहला राइट हैंडेड डीएनए, सेकंड वन इज लेफ्ट हैंडेड डीएनए, ठीक है। राइट हैंडेड डीएनए इसको इसलिए बोला गया कि जो डीएनए की कॉइलिंग, डीएनए का घुमाव ऐसा होता है, और लेफ्ट हैंडेड से इसको इसलिए बोला गया कि इसकी कॉइलिंग लेफ्ट हैंडेड ऐसे होती है, ठीक है। राइट हैंडेड डीएनए कौन से होते हैं? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए, और जो लेफ्ट हैंडेड होता है वो होता है जेड डीएनए। आया बात समझ में? हमको डिटेल में पढ़ना है बी डीएनए। हमारे सिलेबस में, हमारी एनसीईआरटी बुक में बी डीएनए को बहुत ही डिटेल से बताया गया है विद डबल हेलिकल मॉडल, विद डबल हेलिकल मॉडल, डबल हेलिकल मॉडल। सर डबल हेलिकल मॉडल, मॉडल मतलब किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा तो वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने इस डबल हेलिकल मॉडल को पूरा एक्सप्लेन किया था। तो हम अगले लेक्चर में बी डीएनए की पूरा डिटेल से स्ट्रक्चर करेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं, इसका पूरा डिटेल अगले लेक्चर में ले लेंगे। तो अभी हम इतना ही जानते हैं कि डबल हेलिकल मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने, और उनकी हेल्प करने वाले साइंटिस्ट थे विल्किंस एंड फ्रैंकलिन।
ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनकी हेल्प की थी। कैसे हेल्प की थी कि जो BDNA की स्ट्रक्चर थी ना, उसकी क्रिस्टलोग्राफी इन लोगों ने की थी। इसकी क्रिस्टलोग्राफी, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डबल हेलिकल मॉडल दिया गया किसके द्वारा, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा। देन इसकी क्रिस्टलोग्राफी किसने की, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। एक एनसीईआरटी लाइन दी गई है चैप्टर के अगले पेज पे सबसे टॉप पर कि जो डबल हेलिकल मॉडल था, इन्होंने साइंटिस्ट ने दे दिया। किसके बेसिस पे दिया था, एक अलग साइंटिस्ट थे चारगॉफ, उन्होंने रूल दिया था, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस रूल के बिहाफ पर इन लोगों ने BDNA की पूरी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया था। तो ये याद रख लेंगे, राइट हैंडेड DNA में BDNA हमारे लिए काम का है। वो डबल हेलिकल मॉडल के द्वारा पूरा एक्सप्लेन किया गया। किसने एक्सप्लेन किया, वॉटसन एंड क्रिक ने किया। किसकी हेल्प से किया था, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन की हेल्प से किया था। देन क्रिस्टलोग्राफी किसने की, रोजलिन फ्रैंकलिन ने की थी। लेफ्ट हैंडेड DNA ZDNA। देन जो डबल हेलिकल मॉडल था वो किसके बेसिस पे था, चारगॉफ के रूल के पर बेसिस था। हम अपनी अगली वीडियो में DNA के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके डायग्रामेटिक पोर्शन, न्यूक्लियोटाइड दिखता कैसे है, नाइट्रोजन बेसिस कैसे दिखते हैं, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। शुगर कहाँ पे है, पूरा सिंगल स्टैंड कैसे बोला, डबल स्टैंड कैसे बोला, इन सब के बारे में हम लोग अपने अगले लेक्चर तक डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।